तो हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो चैप्टर 3 की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 का नाम क्या है अपना? रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, पहला रिस्क असेसमेंट में और दूसरा है इंटरनल कंट्रोल में। रिस्क को एसेस कैसे करना है, कितने टाइप के रिस्क होते हैं, पहला पार्ट इसमें गवर्न करता है। और सेकंड, इंटरनल कंट्रोल कैसा होता है मैनेजमेंट का, कितने टाइप्स के इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं वो इसमें डील करता है। तो ओवरऑल हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला पार्ट आता है ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या होता है? ऑडिट रिस्क में जो कंप्राइज होता है वो तीन तरह के रिस्क होते हैं। फर्स्ट इज इनहेरेंट रिस्क, सेकंड इज कंट्रोल रिस्क एंड थर्ड इज डिटेक्शन रिस्क। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो इफेक्ट होता है वो लीड करता है ऑडिट रिस्क। बट ऑडिट रिस्क होता क्या है? इट इज ए रिस्क दैट द ऑडिटर गिव्स एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द एफएस आर मैटेरियली मिसस्टेटेड। जब हमारी एफएस मैटेरियली मिसस्टेटेड हो बट ऑडिटर गलत ओपिनियन दे दे, उसको हम बोलते हैं ऑडिट रिस्क। एक एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं। लेट्स से एफएस मिसस्टेटेड थी, ओपिनियन देना था मॉडिफाइड, बट ऑडिटर ने ओपिनियन दे क्या दिया? अनमोडिफाइड, कॉल्ड एज ऑडिट रिस्क, गिविंग ऑफ इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। और ऑडिटर को ऐसे अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस अवॉइड करने हैं तो उसको अपनी ऑडिट प्लान एंड परफॉर्म वैसे करनी पड़ेगी ताकि जो ऑडिट रिस्क है वो एक्सेप्टेबल लेवल पे लो हो जाए। मींस उसको ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगा के सारे जो मिस स्टेटमेंट्स हैं उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव एविडेंसेस लेके अपने आप को एश्योरेट करना पड़ेगा कि कुछ मिसस्टेटेड नहीं है। हर एक चीज को डीपली वेरीफाई करना पड़ेगा। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट होते हैं कि एफएस के अंदर फ्रॉड या एरर से कुछ गलतियां हो सकती हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स और एरर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है? फ्रॉड्स और एरर, इनका रिस्क क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी। देन व्हाट इज मिस स्टेटमेंट? मिस स्टेटमेंट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट disclosed in the financial statement and the amount required to be disclosed in the financial statement is called as misstatement। मतलब एफआरएफ के अकॉर्डिंग कोई चीज हमारी डिस्क्लोज होनी थी बट हमने डिस्क्लोज वो नहीं कर रखी जो होनी चाहिए, कुछ और कर रखी है, डिफरेंशिएट है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे हमारा मानना जाएगा दिस इज मिस स्टेटमेंट। और जो मिस स्टेटमेंट है वो दो तरह से आ सकती हैं, फ्रॉड से भी आ सकती हैं और एरर से भी आ सकती हैं। अब आप लोग चाह रहे होंगे कि कुछ एग्जांपल्स भी आए इसके। अब एग्जांपल्स ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं? फर्स्ट इज चार्जिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू एंड रेवेन्यू टू कैपिटल। सेकंड, डिफरेंस इन डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्सेस इट्स रिक्वायरमेंट। मतलब एफआरएफ के अकॉर्डिंग क्या चीज हमें डिस्क्लोज करनी थी और वो चीज डिस्क्लोज ना करके कुछ और हमें डिस्क्लोज कर रखा है, तो डिफरेंस हो गया ना। और डिफरेंस आर कॉल्ड एज मटेरियल मिस स्टेटमेंट। थर्ड, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज गलत लगा दिए हमने, तो वो भी क्या है? मिस स्टेटमेंट। इंटेंशनल बुकिंग ऑफ फेक एक्सपेंसेस, झूठे बिल बना दिए हमने, झूठे सेल बुक कर दी, झूठे एक्सपेंस बुक कर दिए प्रॉफिट को इन्फ्लेट करने के लिए, प्रॉफिट को डाउन करने के लिए, उसको भी हम मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। देन ओवरस्टेटिंग और अंडरस्टेटिंग द एसेट्स और लायबिलिटी को गलत तरीके से नेहल बढ़ा के दिखाना और कम करके दिखाना, कॉल्ड एज मिस स्टेटमेंट। ये थे हमारे टोटल एग्जांपल्स ऑफ मिस स्टेटमेंट। फिर आरओएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कितने लेवल पे हो सकता है? एडजस्टेशन लेवल पे भी हो सकता है और एफएस लेवल पे भी हो सकता है। एफएस लेवल पे कैसे? एक पर्टिकुलर लेवल पे, और एडजस्टेशन लेवल पे कैसे? एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, एक स्मॉल लेवल पे अगर हो तो उसको बोलते हैं एट एडजस्टेशन लेवल। अब इसने एग्जांपल दिया हुआ है कि एफएस लेवल पे कौन सा बोलते हैं, ऐसा जो काफी एडजस्टेशंस को अफेक्ट करे, और एडजस्टेशन लेवल पे कौन सा जो किसी एक एडजस्टेशन को ही सिर्फ अफेक्ट करे। अब पॉइंट आता है हमारा, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर किस्मत आपकी बहुत ही अच्छी हुई तो 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दो कंपोनेंट आप बोलोगे, पहला आप बोलोगे कंट्रोल रिस्क, सेकंड इज इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? कंट्रोल्स लगाने से पहले अगर कोई मिस स्टेटमेंट के चांसेस हो तो उसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। ओके, मतलब जनरली इसमें ये होता है कि कंट्रोल्स नहीं लगाए, और कंट्रोल नहीं लगाए तो जो रिस्क आएगा वो हमारा है इनहेरेंट रिस्क। एग्जांपल क्या कह सकते हो आप? जैसे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, या और मैनेजमेंट को उसको लगाना नहीं आ रहा, ये हमारा इनहेरेंट हो सकता है। या फिर लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस फेलियर्स है तो हमारी एंटिटी का भी कोई इनहेरेंट है कि शायद वो भी बंद हो जाए। ये दोनों हमारे क्या हुए? इनहेरेंट रिस्क। फिर आता है कंट्रोल रिस्क। पहले मेरी बात सुनो, कंट्रोल क्या होता है?
कंट्रोल हमारा होता है ऐसा कुछ सेफ्टी मेजर, प्रिवेंटिव मेजर लगा देना जिससे कि जो मिस स्टेटमेंट है वो प्रिवेंट हो जाए, डिटेक्ट हो जाए या करेक्ट हो जाए। पर मिस स्टेटमेंट ना तो प्रिवेंट हो पा रही, ना डिटेक्ट हो पा रही, ना करेक्ट हो पा रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिस नहीं सॉरी कंट्रोल रिस्क। एग्जाम्पल क्या है इसका कंट्रोल रिस्क का? कि हमने कोई कंट्रोल डिवाइस किया, मतलब कंट्रोल हमने कोई लगाया, बट जिस पर्सनल को उसकी अथॉरिटी दी थी वही उस फ्रॉड को करने में कल्यूड हो गया। इट इज कॉल्ड एज कंट्रोल रिस्क। देन एंटिटी इज डिवाइस ए कंट्रोल दैट फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्मोक डिटेक्टर्स आर इन प्लेस। एक कंट्रोल बोल दिया इसने कि एंटिटी के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए या फिर हमारे जो सेफ्टी मेजर्स के लिए स्मोक डिटेक्टर्स होने चाहिए कि कभी आग लगे तो पता चल जाए कि यहाँ पे आग लगी हुई है। तो वो बट एम्प्टी है, फिर एक्सपायर हो रखे हैं वो, या फिर वो इनऑपरेटिव हैं, समझे? तो वो काम ही नहीं कर रहे हैं अपना, तो वो कंट्रोल क्या है? जो डिवाइस तो कर रखे हैं, बट कल को अगर कोई बात हो गई या फिर कोई मिसस्टेटमेंट आ गई तो क्या वो पीडीसी कर पाएंगे? पीडीसी वो नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो गया? वो कंट्रोल रिस्क। फिर अपना आता है डिटेक्शन रिस्क। देखो कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क ये होते हैं मैनेजरियल लेवल पे, कि मैनेजमेंट लीड करता है उनको, कि मैनेजमेंट ने लगाए ही नहीं कंट्रोल, लगाए तो इनइफेक्टिव लगाए, तो वो मैनेजमेंट करता है। बट एक आता है हमारा ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ऑडिटर ने ऐसे प्रोसीजर्स लगाए जिससे कि हमारी जो मिस स्टेटमेंट्स है वो डिटेक्ट ही नहीं हुई पाई, तो ये आता है हमारा डिटेक्शन रिस्क। समझे? प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिटर विल नॉट डिटेक्ट अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और कंट्रोल रिस्क सॉरी डिटेक्शन रिस्क दो टाइप के होते हैं, सैंपलिंग रिस्क एंड नॉन सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क क्या होता है? सैंपलिंग अप्लाई करी हमने, बट सैंपल से जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉपुलेशन पूरी चेक करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उससे सिग्निफिकेंटली डिफर करता है, तो वो होता है हमारा सैंपलिंग रिस्क। नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या होता है? जब सैंपलिंग प्रोसेस ना लगाएं, सैंपलिंग प्रोसेस ना लगा के कोई और प्रोसीजर लगाएं, उसको हम बोलते हैं नॉन सैंपलिंग रिस्क। एग्जाम्पल क्या है? जैसे साइजेबल अमाउंट है और इन्वेंट्री काउंटिंग नहीं करी उसने, या फिर सैंपल ले लिया। और डू यू नो दैट कि जब भी हम सैंपल लेते हैं तो एक इनहेरेंट रिस्क बना होता है ऑडिटर के प्रोसीजर में कि शायद सैंपल गलत हो जाए, या फिर जो सैंपल लिया है उसमें कोई गलती ना हो बट जो रिमेनिंग है उसमें गलतियां हो, ये हमेशा रिस्क बना रहता है। गॉट इट एवरीवन? उसके बाद जैसे इसने एक एग्जांपल दे दिया कि जो इनहेरेंट और कंट्रोल है वो इन्फ्लुएंस कौन करता है? एंटिटी। ओके, बट जो डिटेक्शन रिस्क है वो इन्फ्लुएंस कौन करता है? ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिटेक्ट होता है, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अराइज होता है। अब ऑडिट रिस्क में क्या चीज कवर नहीं होती? मार्केट इंपोर्टेंट, व्हाट डज इट नॉट इंक्लूड? पहला बिजनेस रिस्क, पहला हमारा आया दैट इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या है वो हम पढ़ते हैं। मतलब मान लो एंटिटी के अंदर के फ्यूचर इवेंट के कारण बिजनेस रिस्क आने वाला है, और यू ऑल नो दैट कि जो हमारी ऑडिट होती है वो फ्यूचरिस्टिक नहीं होती, वो हिस्टोरिकल होती है। तो जो फ्यूचर में बिजनेस रिस्क आने वाले ऑडिटर को कैसे पता होंगे? तो इसलिए वो उसका काम नहीं होता। सेकेंड इज एफएस हमारी मिस स्टेटेड नहीं है, मिस स्टेटेड नहीं है, बट ऑडिटर क्या कह रहा है? मिस स्टेटेड है। ऐसा अगर कुछ है तो ऑडिट रिस्क में नहीं कवर होगा। मतलब when the auditor gives an inappropriate audit opinion when efforts are not materially misstated, कि ऑडिट रिस्क में इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना है कि थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ है, बट इस पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए ऑडिट रिस्क में कवर नहीं होता है। तो दो चीज कवर नहीं होती, फर्स्ट इज बिजनेस रिस्क दैट arises from the future events from the entity, and second is auditors gives the inappropriate audit opinion when the FS are not materially misstated। उसके बाद असेसमेंट ऑफ रिस्क इज प्रोफेशनल जजमेंट। ऑब्वियसली कितना रिस्क है सिग्निफिकेंट है, कितना रिस्क सिग्निफिकेंट नहीं है, क्या रिस्क है क्या रिस्क नहीं है, ये सब डिटरमाइन कौन करता है? ऑडिटर करता है। उसकी जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है क्या रिस्क है क्या नहीं है। फिर कंबाइंड असेसमेंट ऑफ ROMM। आपको पता है कि इनहेरेंट और कंट्रोल को जनरली हम अलग अलग नहीं देखते हैं, हम हमेशा कॉम्बिनेशन देखते हैं कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कितना रिस्क अराइज हुआ है, और जो इनके कॉम्बिनेशन में रिस्क अराइज होगा उसको हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मीन्स अगर इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क को मल्टीप्लाई किया जाए, उनके इफेक्ट को देखा जाए, तो वो होता है हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और इनकी वजह से ऑडिट डिटेक्ट अगर नहीं कर पाया तो वो हो जाएगा हमारा ऑडिट रिस्क। मतलब कंट्रोल रिस्क था,
डिटेक्ट करना चाहिए था ऑडिटर को, डिटेक्ट नहीं हुआ, तो कंट्रोल रिस्क क्या हुआ, डिटेक्ट नहीं हुआ, आ क्या गया डिटेक्शन रिस्क। तो डिटेक्शन रिस्क और कंट्रोल रिस्क आरओएम से मल्टीप्लाई हुआ तो टोटल मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट क्या होगा, ऑडिट रिस्क होगा, कुछ नहीं। कंक्लूजन में क्या होगा, ऑडिट अपना गलत ओपिनियन देके चला जाएगा, जिससे कि एडवर्स इंपैक्ट एंटिटी की पोजीशन पे और ऑडिटर की पोजीशन पे पड़ेगा। पहला ऐसे शुरू हो रहा है इस चैप्टर का, दैट इज एसे 315। 315 का नाम क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। कि ये 315 बोलता है कि एंटिटी को अंडरस्टैंड करके, उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करके मुझे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। ये बोलता क्या है 315 की रिस्क को असेस करना है एफएस लेवल पे और एडजस्टेंट लेवल पे। अब पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि अगर मुझे ROMM आइडेंटिफाई और एसेस करना है, सुनो ध्यान से, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन टू आइडेंटिफाई and assess the risk of material misstatement. What are the factors that the auditor should take into consideration? First, identify the risk through the process of understanding. Risk identify करना है, risk identify कैसे करेंगे हम, through the understanding of entity. Second is जो risk identify हुआ है उसको क्या करेंगे हम, evaluate कि वो more pervasive है या less pervasive है। Then उसको relate करेंगे हम to what can go wrong, और क्या गलत हो सकता है, and likelihood of such मिस स्टेटमेंट की, और कितनी लाइक्लीहुड और कितने ऐसे हो सकते हैं। तो रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए चार चीजें हम कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे और रिलेट करेंगे और क्या गलत हो सकता है, और ऐसे मिस स्टेटमेंट्स और कितनी हो सकते हैं फ्यूचर में, वो कितनी अराइज हो सकती हैं। ओके, फिर हमारा आता है आरएपी। आरएपी क्या होता है, कुछ नहीं होता, 315 को क्या बोलते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बोलते हैं, जो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का पार्ट होता है। आरएपी तीन तरह के होते हैं, इंक्वायरी, आईपी और ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। ये तीनों पार्ट हमारे होते हैं आरएपी के। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, कि किन किन पर्सन से हम इंक्वायरी ले सकते हैं। जैसे एंटिटी के अंदर हम इंक्वायरी लेते हैं, इंक्वायरी क्या होता है, वो हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन। क्योंकि नॉलेजेबल पर्सन है, उससे हमें इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है, तो उसको हम बोलते हैं इंक्वायरी। अब स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि सर हमें बताओ कि कौन कौन से एरिया से क्या क्या इंक्वायरीज हम ले सकते हैं। जैसे इंटरनल ऑडिट पर्सनल से इंटरनल कंट्रोल के लिए लेंगे इंक्वायरी, राइट, एम्प्लॉयज को लेके अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को लेके ले लेंगे, ऑपरेशंस को लेके ले लेंगे इंक्वायरी। फिर इन हाउस लीगल काउंसिल है तो जो लिटिगेशंस चल रहे हैं उनके लिए इंक्वायरी ले लेंगे हम। सेल पर्सनल है तो सेल ट्रेंड को लेके ले लेंगे हम। रिस्क मैनेजमेंट है तो जो रिस्क अराइज हुए हैं उनके लिए हम कंफर्मेशन ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल्स हैं तो हम देख सकते हैं कि कंट्रोल फेलियर कितना हुआ है, आपका कंट्रोल कैसा, आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, उनके लिए भी हम इंक्वायरी ले सकते हैं। उसके बाद हमारा कवर हुआ है एनालिटिकल प्रोसीजर। एपी क्या होता है, एपी कई बार आरएपी में यूज हो सकता है। एपी में क्या होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी यूज होती है, नॉन फाइनेंशियल भी यूज होती है और प्रायर पीरियड भी यूज होती है, रेलेवेंट इंडस्ट्री की भी यूज होती है, उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। और एपी हेल्प किस चीज में करता है, अनयूजुअल रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। अब टोटल में ये बोला गया कि ऑब्जर्वेशन में हम क्या क्या करेंगे, मतलब ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीज कंसिस्ट होती है। जैसे एंटिटी के ऑपरेशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स जो मैनेजमेंट ने बनाई है वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और एंटिटी की प्रीमाइसेस हैं, प्लांट फैसिलिटीज हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या प्लांट फैसिलिटीज है, किस तरह से वो ऑपरेशंस कर रहे हैं अपने एंड ऑल। अब इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग आरएपी यूज एज ऑडिट एविडेंसेस। अब ना एक बहुत बढ़िया एमसीक्यू बन के आता है इसमें से कि जो हमने आरएपी लगा के एविडेंसेस लिए हैं, इज इट सफिशिएंट और नॉट। नो, इट इज नॉट सफिशिएंट। उन पे मुझे रिस्पॉन्स भी डालना पड़ेगा बाय अप्लाइंग द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ओके, आफ्टर दैट our new essay is materiality. What is materiality? मतलब सेटिंग अप ए लेवल जिसको हम टॉलरेबल रेंज भी बोलते हैं, जिसके अगर अंडर रिस्क हुआ तो वहां पे ऑडिटर उसको टॉलरेट कर लेगा, अदरवाइज ऑडिटर को रिस्पॉन्सिव एक्शन लेना पड़ेगा। वो बोलते हैं ऐसे 320। अब एफआरएफ के अकॉर्डिंग व्हाट इज मटेरियल। ओके, अब एफआरएफ के अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसे आइटम है जो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है तो वो हमेशा मटेरियल मानी जाएगी। या फिर
सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस देखा जाता है कि क्या चीज मटेरियल है, क्या चीज मटेरियल नहीं है, देयर साइज, देयर नेचर, देयर कॉम्प्लेक्सिटी, देयर सर्कमस्टांसेस एंड ऑल। फिर जजमेंट, नीड ऑफ यूजर्स, इंडिविजुअल नीड क्या है, मतलब अगर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि ये चीज हमें डिस्क्लोज करनी है और उस डिस्क्लोजर में कोई मिस स्टेटमेंट है तो हमें उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए मटेरियल मानी जाएगी। देन अगर हम मेटीरियलिटी डिटरमाइन करेंगे तो पता चलेगा हमें कि किस टाइप के आरएपी हमें लगाने हैं, किस तरह से हमने रिस्क को आइडेंटिफाई और एसेस करना है और एफएपी हमें कैसे डिजाइन करना है। मतलब मैट्रिटी लेवल इस तरह से हमें प्रोवाइड करेगा बेसिस, किन चीजों का बेसिस प्रोवाइड करेगा, आरएपी का प्रोवाइड करेगा, एफएपी का प्रोवाइड करेगा और कितना रिस्क और हो सकता है उसका बेसिस भी हमें प्रोवाइड करेगा। और किन सर्कमस्टांस, अच्छा देखो सामने ध्यान दो एक बार, लिसन एवरीवन, द मैट्रिटी डिटरमाइन व्हेन प्लानिंग द ऑडिट does not mean that amount below which uncorrected misstatement will always evaluated as immaterial। ये ना बहुत अच्छा पॉइंट और एमसीक्यू में कभी भी आ सकता है। ये मैट्रिटी का मतलब ये है कि इस लेवल से नीचे अगर हुआ तो मिस स्टेटमेंट है, मतलब सॉरी इममेटीरियल है, इग्नोर करना है, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। तो इस पॉइंट से यही बोला गया है कि मेटेरियलिटी इसका मतलब ये नहीं है कि अमाउंट जो सेट किया गया है अगर उससे नीचे में स्टेटमेंट आती है तो वो इममेटीरियल है। वो मेटेरियल हो भी सकती है बेस्ड ऑन देयर नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड सर्कमस्टांसेस इन विच दे अराइज। समझे, कई बार चीजों को सर्कमस्टांसेस भी मटेरियल बनाते हैं। ओके अब स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब जो हमारा लॉ रेगुलेशंस है ना वो इन दो चीजों को हमेशा मटेरियल बोलते हैं और बोलते हैं कि आपको इन चीजों को तो डिस्क्लोज करना ही करना पड़ेगा। अगर हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंस, रेवेन्यू और एक्सपेंस 1% ऑफ रेवेन्यू से ज्यादा हो या 1,00,000 विच एवर हायर से ज्यादा हो तो वो हमेशा मटेरियल माना जाएगा। मतलब अगर हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर 1% ऑफ रेवेन्यू और 1,00,000 विच एवर इज हायर से भी ज्यादा हो तो वो हमेशा मटेरियल माना जाएगा और हमें वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देन सेकंड इज, अगर किसी प्रमोटर ने या किसी नॉट प्रमोटर किसी भी शेयर होल्डर ने 5% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रखे हैं तो वो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वो हमारे लिए एक लेवल है दैट विल बी मटेरियल और दैट विल बी सिग्निफिकेंट। ओके, आफ्टर दैट डिटरमाइनिंग मेटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। क्या मटेरियल है क्या मटेरियल नहीं है वो प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड है। यस बिल्कुल, पर फैक्टर्स टू टेक इनटू कंसीडरेशन व्हाइल डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी, ये कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, ये है assumptions to be take into by the auditor while determining the materiality। जब ऑडिटर मेटेरियलिटी लेवल सेट करेगा तो क्या क्या assumption वो सेट कर सकता है, क्या क्या assumptions वो सेट कर सकता है। मतलब ऑडिटर assume that users have reasonable knowledge about the business and economic activity, किन को इस चीज की नॉलेज है। सेकेंड, they understand that FS prepare presented and audited to the level of मेटलिटी। मतलब ऑडिटर ऐसा एज्यूम करेगा कि जो हमारे यूजर्स है ना वो मेटलिटी लेवल को अंडरस्टैंड करते हैं कि एफएस मेटलिटी के अकॉर्डिंग ही ऑडिट हुई है और फिर अनसर्टेनिटी रिकॉग्नाइज करते हैं वो। मतलब हमने जैसे हम आगे पढ़ेंगे दैट अगर कोई भी मतलब रिस्क नहीं मिला तो एक गारंटी नहीं कि एफएस ठीक होगी, तो ऑडिटर ये एज्यूम करके चलता है कि अगर मेटलिटी लेवल सेट किया है तो भी और बाहर वाले पर्सन यूजर्स ये एज्यूम करते होंगे कि शायद कुछ ना कुछ रिस्क तो फिर भी हो सकता है एंड देन मेक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन, और वो एफएस को देख के अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। तो देयर आर 4 थिंग्स दैट द ऑडिटर कैन एज्यूम। फर्स्ट इज दैट यूजर्स विल रिकॉग्नाइज द अनसर्टेनिटी। सेकंड इज have a reasonable knowledge about the financial statement. They assume that they understand that FS has been audited with the level of materiality and make the economic decisions। ये ऑडिटर यूज करके या फिर एज्यूम करके चलेगा। अब आते हैं पॉइंट परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी। परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी क्या होता है? इट इज एन अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर लेस देन द मैटेरियलिटी लेवल सेट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट अ होल। मतलब अगर लिसन एवरीवन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, सुनो ध्यान से। अगर ऑडिटर को लगता है कि एफएस के अलावा कोई पार्टिकुलर आइटम ऐसी है जिस पे यूजर का अटेंशन फोकस होता है जो यूजर्स इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है तो उस इंडिविजुअल लेवल पे भी वो मैटेरियलिटी सेट
कर सकते हैं और उसी को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी। अब बहुत अच्छा पॉइंट आया है, मार्केट इंपोर्टेंट फैक्टर्स टू टेक इनटू कंसीडरेशन और एन अप्रोप्रिएट बेंचमार्क। बट इससे पहले आपको बेंचमार्क पता होना चाहिए। क्या होता है बेंचमार्क? होता है बेस, बेस जिसके ऊपर मुझे बेंचमार्क से वो क्या नाम है मेटेरियलिटी सेट करनी है। जैसा मैंने आपको इंट्रो नहीं बताया कि एक एफएस लेवल होता है, अगर एक इंडिविजुअल लेवल है जिसको लगता है कि ऑडिटर को कि ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या हो गया उसका बेंचमार्क। अब मेटेरियलिटी अप्लाई कैसे होती है? परसेंटेज मैं बेंचमार्क के ऊपर लगाऊंगा, परसेंटेज कहां से निकलेगी? प्रोफेशनल जजमेंट से निकलेगी, तो वो मेरे पास निकल के आ जाएगा मेटेरियलिटी। ओके, अब पॉइंट आता है कि बेंचमार्क मैं कैसे सेट करूंगा। अब क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बेंचमार्क सेट करने में मुझे हेल्प करेंगे। फिर आप ये कह सकते हो कि बेंचमार्क सेट करने के टाइम पे ऑडिटर क्या क्या देखेगा। फर्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आइटम ऑन विच अटेंशन इज फोकस्ड, नेचर ऑफ एंटिटी, एंड फोर्थ इज रिलेटिव वोलेटिलिटी। नेचर ऑफ में क्या आएगा? किस तरह से एंटिटी ऑपरेट होती है, उसका ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से वो फाइनेंस हुई है। देयर आर फोर थिंग्स, फर्स्ट इज एलिमेंट, सेकंड इज आइटम, थर्ड नेचर, एंड फोर्थ इज द वोलेटिलिटी। दोबारा बोलिए, फर्स्ट इज एलिमेंट, सेकंड इज आइटम, थर्ड इज नेचर ऑफ एंटिटी, एंड फोर्थ इज रिलेटिव वोलेटिलिटी। और अगर किस्मत अच्छी हुई तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बेंचमार्क सेट करने के टाइम पे हम नेचर ऑफ एंटिटी देखते हैं, तो बताओ नेचर ऑफ एंटिटी में क्या क्या देखेंगे हम? देयर ऑपरेशन, देयर इन्वेस्टमेंट, देयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हाउ दे वर स्ट्रक्चर्ड, ऐसा। गॉट इट एवरीवन? अब जो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज हैं उनके लिए बेंचमार्क क्या हो सकता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये याद करना, एमसीक्यू आ चुका है इस पे। अब चूज एन बेंचमार्क रेलिवेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसने बोला है कि बेंचमार्क के लिए कौन कौन से डेटा हम यूज कर सकते हैं? पिछले साल का डेटा, आज का डेटा, बजट या फोरकास्ट, या अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई चेंज हुआ है तो उस चेंज के ऊपर भी हम वेरिफिकेशन करेंगे, तो वो चेंज भी हमारा बेंचमार्क माना जा सकता है। देयर आर फोर थिंग्स, फर्स्ट इज प्रायर पीरियड, सेकंड इज करंट पीरियड, थर्ड इज बजट एंड फोरकास्ट, एंड फोर्थ इज, बोलो ना, fourth is adjusted for the significant changes in the accounting policies and accounting estimates. अब ये क्वेश्चन आ सकता है, what are the factors that will lead the auditor to set the performance metric? मतलब क्या चीज ऐसी हैं जो ऑडिटर को मजबूर करेगी कि उसको परफॉर्मेंस मेट्रिक सेट करनी पड़ेगी। मतलब क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑडिटर को प्रवोक करेंगे कि आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे भी मेंटलिटी लेवल सेट करना है। तो लो रेगुलेशन बोलता है, या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, या फिर उस चीज पे रिस्क है, या उस चीज पे यूजर का अटेंशन फोकस होता है। मतलब फैक्टर्स दैट में इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ वन और मोर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन विच मेटरिटी कैन बी डिटरमाइंड। फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू द industry in which the company is या फिर entity is operating, and then whether the attention on the item is focused, तो मुझे उस पे भी लेवल लगाना पड़ेगा। आफ्टर दैट रिवीजन इन द मेटलिटी। एक बार अगर लेवल हमने सेट कर दिया तो क्या कभी भी वो रिवाइज नहीं हो सकता? हो सकता है, अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाए, कोई नई इंफॉर्मेशन आ जाए, या फिर यूजर का अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाए, ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाए, तो मैं लेवल भी रिवाइज कर सकता हूं। मींस आप इसको एक चीज पे याद करोगे, द ऑडिटर कैन रिवाइज द लेवल इफ देयर इज जस्टिफिकेशन टू डू सो। अगर जस्टिफिकेशन है रिवाइज करने की तो वो चेंज कर देगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं करेगा। डॉक्यूमेंटिंग द मेटलिटी, जो लेवल सेट किया है वो हमें डॉक्यूमेंट करना है, परफॉर्मेंस मेटलिटी डॉक्यूमेंट करनी है, और कोई भी अगर रिवीजन हुई ऊपर वाले दो में वो भी मुझे डॉक्यूमेंट करनी है। फिर मेंटलिटी एंड ऑडिटर रिस्क, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनमें, है ना, नेगेटिव होता है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। क्यों इनवर्स कैसे होती है आपको बताते हैं। ये ना मतलब पुराने सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में करेक्ट और इनकरेक्ट बहुत बार आता था कि बताओ कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स है या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इनवर्स कैसे है? अगर रिस्क बढ़ेगा, अगर रिस्क बढ़ेगा तो मेरा टॉलरेबल लेवल कम होगा ज्यादा होगा? कम। मैं कहूँ यार छोटे से छोटा एरिया चेक करो कि उसमें मिसस्टेटमेंट ना, क्योंकि रिस्क
ज्यादा है, तो रिस्क ज्यादा, लेवल कम, तो रिस्क कम है ही नहीं रिस्क, तो मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं यार, हो सकते हैं मिस्टेक, रिस्क बिल्कुल भी नहीं, तो लेवल ज्यादा भी हो सकता है। और ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि मेंटलिटी किन चीजों का बेसिस प्रोवाइड करती है, एफएपी का, आरएपी का और अनकरेक्टेड का फैक्ट इवेलुएट करने का बेसिस हमें वो प्रोवाइड करती हैं। ओके, तो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज 315 का ही पॉइंट है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट, कि 315 के अनुसार ऑडिटर को रिस्क एसेस करना है, बट कैसे करना है, एंटिटी को अंडरस्टैंड करके और उसके एनवायरनमेंट को चेक करके। अब कौन कौन से फैक्टर्स उसको ध्यान में रखने हैं टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, फैक्टर्स टू बी टेक इनटू कंसिडरेशन टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज रेलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, सेकंड नेचर ऑफ एंटिटी, एंड थर्ड इज selection and application of accounting policies, entities objectives and strategies, and then measurement and review of the financial performance। अब इंडस्ट्री फैक्टर में क्या आएगा, एमटीपी का क्वेश्चन नहीं है, सुनो ध्यान से। इंडस्ट्री में क्या देखेंगे हम, कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट, सप्लायर एनवायरनमेंट, सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप, वी कैन से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्या एंटिटी सीजनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, क्या फिर किस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट करती है। रेगुलेटरी में क्या देखेंगे हम, एफआरएफ, लीगल रिक्वायरमेंट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सुपरवाइजरी एक्टिविटी और इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स। एक्सटर्नल में इकोनॉमिक डिसीजंस, इंटरेस्ट रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस और इन्फ्लेशन रेट क्या है। नेचर में वही बात है, ऑपरेशन, ओनरशिप, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड किस तरह से स्ट्रक्चर्ड हुई और फाइनेंस किस हिसाब से वो हुई है। अब नेचर के लिए हम क्या क्या देखेंगे, देयर बिजनेस ऑपरेशंस, देयर इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, फाइनेंस एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड देयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। गॉट इट, एग्जांपल हो जाएंगे। आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी में हम क्या क्या देखेंगे, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट कैसी है, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। मतलब ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजीज में क्या होता है, विजन, विजन क्या है उसका, मतलब विजन क्या है कि नया प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है, एग्जांपल ये हो सकता है, या फिर कोई कह रहे इंडस्ट्री डेवलपमेंट, या फिर कह सकते हैं आप कि कोई वो एक्सपेंड करना चाह रहा है, तो ऑडिटर एसेस करेगा इस चीज में कि जो डिमांड वगैरह कैलकुलेट हुई है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, अनयूजुअल डिमांड एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। गॉट इट। देन मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस किस वे से पता लगेंगे बताइए साक्षी, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होता है, किससे पता चलता है परफॉर्मेंस का पता, कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जो परफॉर्मेंस बताते हैं, जैसे पीई रेशियो हो गई, नेटवर्थ हो गई उसकी, या फिर डेट इक्विटी रेशियो हो गई, करंट रेशियोज हो गई, की रेशियो से पता चलता है कि क्या परफॉर्मेंस है और क्या उनका मतलब कह सकते हो ऑब्जेक्टिव किस तरह से वो सेट करेंगे, और क्या इनके विजन है, जो विजन अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे, परफॉर्मेंस इंडिकेटर से वो पता चलते हैं। देन परफॉर्मेंस एनालिसिस, पीरियड टू पीरियड, ट्रेंड देख के, बजट और फोरकास्ट से कंपेयर करके, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट लेके, इसमें पता चल जाएगा कि उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। हाउ, क्योंकि अगर सिविल स्कोर अच्छा होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो ऑटोमेटिकली अच्छी ही होगी। तो फैक्टर्स क्या देखेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए, फर्स्ट इज रेलेवेंट इंडस्ट्री एंड रेगुलेटरी एंड एक्सटर्नल फ्रेमवर्क। इंडस्ट्री में क्या था, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, सप्लायर रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और क्या वो सीजनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और क्या, हाँ इंडस्ट्री जिसमें वो ऑपरेट करती हैं। लीगल में एफआरएफ कौन सा है, लो रेगुलेशन कौन से, एनवायरमेंटल प्रोविजंस क्या क्या है, अदर में इन्फ्लेशन रेट क्या है, और देखिए बताओ इकोनॉमिकल डिसीजंस वो कैसे लेते हैं अपने, इन्फ्लेशन, और सेकंड था अपना नेचर ऑफ एंटिटी, ओनरशिप हो गया, ओके, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी स्ट्रक्चर कैसे हुई है वो, एग्जांपल क्या है इसके, नेचर ऑफ के बिजनेस ऑपरेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंस से फाइनेंस एक्टिविटी, और लास्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो किस तरह से करते हैं। फिर क्या था अपना उसके बाद स्ट्रेटेजिक एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज क्या है उसकी, एंड देन मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कैसे हम रिव्यू करेंगे, देखो
रेशियो से मतलब कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बोलते हैं इन सबको। सेकंड, बजट्स वगैरह से चेक कर लेंगे हम। थर्ड, परफॉर्मेंस ट्रेंड एनालिसिस से, पीरियड टू पीरियड परफॉर्मेंस। एंड देन सिविल स्कोर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट से भी चेक कर सकते हैं कि एंटिटी की परफॉर्मेंस कैसी है। और यहां लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक 2 मिनट का। ओके, लेट्स बैक टू द कंसेप्ट। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इज सिग्निफिकेंट। अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है? अंडरस्टैंडिंग जरूरी है ताकि मुझे पता चल जाए कि कहाँ पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे ध्यान मुझे नहीं देना है। अंडरस्टैंड के बिना ऑडिट पॉसिबल नहीं है। एंड अंडरस्टैंडिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अंडरस्टैंडिंग चलती ही रहती है, कभी किसी चीज को लेके, कभी किसी चीज को लेके। और अंडरस्टैंडिंग हमें इन चीजों के लिए रेफरेंस प्रोवाइड करती है। मतलब अंडरस्टैंडिंग गिव्स अस दीज बेनिफिट्स। इन चीजों के बारे में हमें पता चल जाता है अगर हम अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करेंगे तो। फर्स्ट इज रिस्क पता चल जाता है कि इसमें कितना है, कितना लेवल हमें सेट करना है वो पता चल जाता है। थर्ड, किस तरह की अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करी है एंटिटी ने, वो अप्रोप्रिएट है अप्रोप्रिएट नहीं है वो पता हमें चल जाता है। फिर कौन से एरिया जैसे हैं जिन पे हमें स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा वो हमें पता चल जाता है। फिर एक्सपेक्टेशन डेवलप करने में हेल्प करता है और सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस को डिटरमाइन करने में, इवेल्युएट करने में भी हेल्प करता है। So these are the benefits of understanding that gives the auditor a frame of reference within which the auditor can perform the audit. Then our next topic is internal control. What is internal control? Nothing, anything designed by the entity to prevent, detect, correct the material misstatement is called as internal control. मतलब what are the objectives of the entity while applying the internal control? entity के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इंटरनल कंट्रोल को लगाने के लिए? क्योंकि उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में रिलायबिलिटी चाहिए, ऑपरेशंस में एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस चाहिए, एसेट्स सेफगार्डेड चाहिए और लो रेगुलेशन कंप्लायंस चाहिए। तो इन चीजों को करने के लिए एंटिटी इंटरनल कंट्रोल लगाती हैं। अब अगर हम इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करेंगे तो क्या बेनिफिट्स उसके मिलेंगे? प्रॉब्लम्स हमें पहले ही पता लग जाएंगी, अंडरस्टैंडिंग फेज पे हमने प्लानिंग कर ली है। देन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिस्क, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्क को अफेक्ट करेंगे वो रूट कॉज हमें पता चल जाती है। और एफएपी किस तरह से हमें डिजाइन करना है वो हमें पता चल जाता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग को हम बोलते हैं आरएपी। और आरएपी के बाद ही हमें पता चलता है कि आरएपी हमें प्रोवाइड बेसिस, आरएपी हमें एक बेसिस प्रोवाइड करता है कि कितने हमें एफएपी लगाने हैं। समझे? आफ्टर दैट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशंस क्या हैं? फर्स्ट इज इट ओनली प्रोवाइड द रीजनेबल एश्योरेंस। लेट मी टेल यू, ये सिर्फ इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन नहीं है, ये पूरी ऑडिट की ही लिमिटेशन, दैट इट ऑलवेज प्रोवाइड अ रीजनेबल एश्योरेंस। सेकंड, कोलिजन अमंग पीपल। कभी कभार हो सकता है कि हमने सुपरवाइजरी लेवल का कंट्रोल लगाया हो और जिसको मैंने सुपरवाइजरी लेवल अलॉट किया हो उसने ही डिफॉल्ट कर दिया हो। थर्ड, ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट बाय मैनेजमेंट। कंट्रोल कितने लगाने हैं, कब लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये हमेशा किसके ऊपर डिपेंड होता है? मैनेजमेंट के ऊपर। और हो सकता है कि मैनेजमेंट की जजमेंट गलत हो जाए। लिमिटेशन इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज, कि कभी कभार स्मॉल एंटिटीज में कंट्रोल से इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि वहां पे स्मॉल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है और शायद जिसने कंट्रोल लगाए हैं और जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो इक्वल लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होता है। देन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस, कभी कभार इंटरनल कंट्रोल ऐसे लगाए जाते हैं जिनका पर्पस हमें आइडेंटिफाइड नहीं होता, तो ये भी एक लिमिटेशन है इंटरनल कंट्रोल की। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के क्या कंपोनेंट्स हैं? 5 कंपोनेंट इंटरनल कंट्रोल के, मतलब ये सारे आप कह सकते हो ये एक्सपेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। ये यहाँ पे एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल लगाते हैं और ये ऑडिटर को अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज कंट्रोल एनवायरनमेंट, सेकंड रैप एंटिटीज रैप सॉरी, थर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, फोर्थ कंट्रोल एक्टिविटीज, 5 मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है? ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग करेगा कंट्रोल एनवायरनमेंट की कि एंटिटी कंट्रोल का एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि एनवायरनमेंट अगर रोबस्ट होगा तो इंटरनल कंट्रोल भी सही से फॉलो हो रहे होंगे। तो ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट
so that he can evaluate whether the culture of honesty has been maintained and strength of the control environment. Auditor इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए सबसे पहला कंट्रोल एनवायरनमेंट चेक करेगा, या फिर आप इसका क्वेश्चन ये कह सकते हो कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल का कि जब ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेगा तो क्या क्या चीजें वो देखेगा। पहला क्या देखेगा, कंट्रोल एनवायरनमेंट। आपको पता लगा कि होनेस्टी का कल्चर मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रेंथन थे या नहीं थे। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है, व्हाट इज कंट्रोल एनवायरनमेंट, गवर्नेंस फंक्शन, अवेयरनेस ऑफ पीपल एंड टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कंट्रोल एनवायरनमेंट में होता है कि गवर्नेंस फंक्शन कैसे, मैनेजमेंट अपने फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट करती है, फिर अवेयरनेस कैसी है लोगों की, और टोन कैसे, मतलब वो लोग फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। फिर ये सब हमें बताती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की टोन कैसे, कि वो लोग इस चीज को फॉलो कैसे करते हैं। देन एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं, मतलब अगर मैनेजमेंट को अपना कंट्रोल एनवायरनमेंट रोबस्ट बनाना है तो ये सारे एलिमेंट्स फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, की एथिकल वैल्यूज इंटेग्रिटी जो जो फॉलो करनी है दूसरों को, वो उनको हमें कम्युनिकेट करनी चाहिए टाइमली बेसिस पे। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, हर एक पर्सनल कमिटमेंट कमिटेड होना चाहिए कि मुझे कॉम्पिटेंट रहना है, मुझे इंटेग्रिटीनेस रखनी है अपने पास। पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज फॉलो करनी है, हर एक स्टेज पे टीसीडब्ल्यूजी का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, मैनेजमेंट की फिलोसफी देखेंगे और काम को संभालने का, बिजनेस को कैरी आउट करने का स्टाइल उसका देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हायरार्की लेवल बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें ये देखेंगे कि जिसको भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हमने, वो एज पर हायरार्की लेवल दी हो और उनके पास प्रॉपर कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ऑडिटर चेक करेगा ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज कैसी हैं, प्रोसीजर कैसे, मतलब रिक्रूटिंग की कह सकते हो आप, कंपनसेशन की, प्रमोशन की, काउंसलिंग की, ओरिएंटेशन की, कितनी इसकी पॉलिसीज हैं। क्योंकि जितना ये ज्यादा फिल्टर्स होंगे उतना रोबस्टनेस आएंगी और लोग उतना ज्यादा कॉम्पिटेंट रहेंगे, और अगर वो कॉम्पिटेंट रहेंगे तो डेफिनेटली सी बात है कि कंट्रोल को फॉलो भी करेंगे। Whether the existence of satisfactory control is an absolute deterrent to fraud, yes or no? Yes or no? No. मतलब अगर मुझे लग रहा है कि कंट्रोल बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है तो बट कभी भी ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होती, इट ऑलवेज प्रोवाइड अ रीजनेबल एश्योरेंस। सेकंड, ऑडिटर देखेगा इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए कि एंटिटी का आरएपी कैसा है। एक होता है ऑडिटर का आरएपी, एक होता है एंटिटी का आरएपी, कि एंटिटी ने आरएपी कौन कौन से लगाए हुए हैं ताकि वो इवेल्युएट कर सके कि बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाइड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ऑडिटर इसमें अंडरस्टैंडिंग लेगा कि क्या एंटिटी के अंदर प्रोसेस है, किस चीज की प्रोसेस, रिस्क को आइडेंटिफाई करने की, उसके सिग्निफिकेंस को मेजर करने की, लाइकलीहुड को एसेस करने की और एक्शंस को डिसाइड करने की। मतलब ये चार चीजों की प्रोसेस एंटिटी के पास होनी चाहिए, रिस्क को एसेस करने की, सिग्निफिकेंस को एस्टिमेट करने की, एक्शंस को डिसाइड करने की, उसके लाइकलीहुड को भी एसेस करने की। फिर ऑडिटर एंटिटी का इंफॉर्मेशन सिस्टम देखेगा और इंफॉर्मेशन सिस्टम देख के और इंफॉर्मेशन सिस्टम देख के ऑडिटर पता लगाएगा कि कंट्रोल एनवायरनमेंट इफेक्टिव है या नहीं है, कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या देखेगा, पहला क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, या फिर हाउ द इंफॉर्मेशन सिस्टम इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस कैसी है, जर्नल एंट्रीज पे कंट्रोल कैसे हैं। ये सारी चीजें देख के वो पता लगाएगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम इफेक्टिव है, इफेक्टिव नहीं है, और वो भी इफेक्टिव हुआ तो देर बाय कंट्रोल भी हमारे इफेक्टिव माने जाएंगे। कंट्रोल एक्टिविटीज, अब ऑडिटर क्या देखेगा कि जो भी कंट्रोल एक्टिविटीज हैं वो ठीक है ठीक नहीं, अंडरस्टैंडिंग लेगा उनकी, जो सिग्निफिकेंट होंगी सिर्फ उन्हीं की अंडरस्टैंडिंग वो लेगा। और ये कंट्रोल एक्टिविटीज है तो जो शायद ऑडिटर के लिए सिग्निफिकेंट होंगी। फर्स्ट इज परफॉर्मेंस रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू इज आल्सो टाइप ऑफ कंट्रोल एक्टिविटी। सेकंड इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, physical control and segregation of duties, these all are type of control activities। फिर आता है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, ये ऐसा कैसा आपको याद करना है, कल मैंने आपको शायद क्वेश्चन भी दिखाया था जो मॉनिटरिंग पे आया हुआ है। मॉनिटरिंग क्या होता है, जो एक्टिविटीज इंप्लॉयज ने परफॉर्म करी है उनको मॉनिटर करना
कि एज पर द पॉलिसीज वो परफॉर्म हुई है या नहीं हुई है। इफेक्टिवनेस चेक होती है इससे। और अकम्प्लिश कैसे कर सकते हैं मॉनिटरिंग को, वो या तो ऑनगोइंग या फिर सेपरेट इवेल्युएशन से। और मॉनिटरिंग और कैसे पता चल सकती है, कम्युनिकेशंस रिसीव फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी, एग्जांपल रेगुलेटरी कमेंट आल्सो। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आते हैं, सिर्फ कुछ कंट्रोल्स रेलेवेंट होते हैं। मुझे कुछ कंट्रोल्स ये पता कैसे लगता है, मैटेरिटी से, सिग्निफिकेंस से, साइज ऑफ एंटिटी से, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस से, और रेगुलेटरी या लीगल रिक्वायरमेंट से, या फिर अदर कंट्रोल्स, यार वो कंट्रोल कितना इफेक्टिव है उससे पता चलता है कि रेलिवेंट है रेलिवेंट नहीं है। मतलब अगर मान लो मुझे एविडेंसेस मिल गया कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंट्रोल पीडीसी कर पा रहा है, पीडीसी कर पा रहा है, तो मैं उसको ऑडिट आके नहीं करूँ, क्योंकि मुझे इफेक्टिवनेस का पता चल गया, उसको डीपली वेरीफाई मैं क्यों करूंगा। इसलिए तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बताएंगे कि कौन सा कंट्रोल रेलिवेंट होता है, कौन सा कंट्रोल रेलिवेंट नहीं होता है। कंट्रोल ओवर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑडिटर चेक करेगा कि एक्यूरेसी के ऊपर, कंप्लीटनेस मेंटेनेंस के ऊपर कोई कंट्रोल लगाया गया है या नहीं लगाया गया है। और एसेट को सेफगार्ड करने के लिए भी कंट्रोल लग सकता है, रीडिंग के कंसेप्ट है सारे। एसेट को सेफगार्ड करने के लिए भी कंट्रोल्स लगाए जा सकते हैं। एसेट को किस तरह से सेफगार्ड किया जाएगा, ताकि कोई उसको अनऑथराइज यूज ना करे, अनऑथराइज सेल ना कर दे, अनऑथराइजली एक्वायर ना करे, डिस्पोज ऑफ ना कर दे। ये सारे क्या होते हैं, इंटरनल कंट्रोल ओवर सेफगार्डिंग ऑफ एसेट। एसेट को बचाने के लिए कंट्रोल्स हम लगा सकते हैं। अब इसमें ये बोला है कि अगर मान लो कंट्रोल्स रिप्रेजेंट कर रहा हो कोई डेफिशिएंसी, तो उसको मतलब वेरीफाई करना पड़ेगा उसको। रैप क्या क्या लगा सकता है वो, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ट्रेसिंग द ट्रांजेक्शन। से रीड कर लेना ये ऑन रीड। फिर देखो, बच्चे जनरली क्वेश्चन पता है कहां गलत करते हैं, आर ऑल कंट्रोल्स आर रेलिवेंट, नो। आर ऑल रिस्क आर रेलिवेंट, नो। व्हाट आर द फैक्टर्स वेयर द कंट्रोल्स आर रेलिवेंट, risk, mentality, effectiveness of controls, nature, size, and what are the fraud, what are the risk that are significant, risk of fraud, risk of unusual transaction, risk of related party transaction, risk of unusual development या फिर environmental change, low regulation change, और डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, जिसमें जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व होती है वहां पे तो ऑटोमेटिकली रिस्क ज्यादा ही होता है। समझ जाओगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, रिस्क दो जगह से और आ सकता है, रूटीन ट्रांजेक्शन से, नहीं, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन से, या फिर जजमेंटल मैटर से। अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नॉन रूटीन को अराइज करती हैं, मतलब किन किन चीजों को हम नॉन रूटीन बोलते हैं। फर्स्ट इज ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन, ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड कंट्रोल्स को लगाना मैक्स टू डिफिकल्ट है, वहां पे हम बोलेंगे दैट देयर इज अ नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन। और जजमेंट्स जहां पे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो और जहां पे फ्यूचर इवेंट्स की सब्जेक्टिविटी हो कि ये हो भी सकता है फ्यूचर में और नहीं भी हो सकता। फिर इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, 6 पॉइंट आता है हमारे कि कंट्रोल्स को इवेल्युएट करना भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। इवेल्युएट नहीं होगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कंट्रोल में कितना रिस्क है कितना रिस्क नहीं है। पॉइंट यहाँ पे यही नहीं आता कि इवेल्युएट क्यों करना है, इवेल्युएट इसीलिए करना है क्योंकि मुझे 11 बेनिफिट्स उसको देता है। मतलब कंट्रोल्स को अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो ये सारे बेनिफिट्स हमको मिलेंगे। पहला आसान वाले करते हैं सबसे पहले, ठीक है, बाकी छोड़ देंगे अगर सफिशिएंट हो गया तो। फर्स्ट इज एरर और फ्रॉड पता लग जाएगा, कंट्रोल एडिक्वेट है या नहीं है वो पता चल जाएगा। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा वो पता चल जाएगा। एसेट सेफगार्डेड हो रही है या नहीं हो रही है वो पता चल जाएगा। फिर रिलायबल रिपोर्ट है या नहीं वो पता चल जाएगा। फिर कंट्रोल्स कहाँ पे वीक है कहाँ पे वीक नहीं वो पता चल जाएगा। और सजेशंस कहाँ पे इंप्रूवमेंट के देने हैं वो भी पता चल जाएगा। बाकी करवाऊं या कर लोगे? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, सफिशिएंट इतने, ठीक है। द एक्सटेंट डेप्थ ऑफ, ये भी आसान है कि कितनी गहराई में मुझे कहां पे काम करना है वो भी मुझे वैल्यूएशन से ही पता चलेगा। नाउ द क्वेश्चन इज methods to evaluate the internal control. There are 4 methods. First is narrative, that is detailed description of the internal control system of the entity. Second, checklist,
क्वेश्चन हम प्रोवाइड करते हैं जो कि फिल कौन करता है, ऑडिटर ही फिल करता है। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, क्वेश्चंस ही होते हैं बट फिल करने के लिए किसको दिया जाता है, मैनेजमेंट को। और फ्लो चार्ट बर्ड आई व्यू। ओके, नैरेटिव में एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल होता है। बस इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला, थोड़ा सा सिस्टम को समझना, वीकनेस को आइडेंटिफाई करना, चेंजेस करना डिफिकल्ट होता है। चेकलिस्ट क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं और जब वो कंप्लीट कर लेगा उन इंस्ट्रक्शन को यस नो नॉट एप्लीकेबल डाल देगा। ये सारा एग्जांपल ही आप लोग पढ़ सकते हो। और पता है आपको, एक बात बताऊं मैं आपको कि क्वेश्चंस क्या बनेगा इस पे, मेथड्स टू इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल ना, गिव ए स्पेसिमेन ऑफ चेकलिस्ट, गिव ए स्पेसिमेन ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, कि वो आपको बोल देगा कि सेल वेरीफाई करनी है, एक स्पेसिमेन बना के दिखाओ चेकलिस्ट का जो सेल के ऊपर बनाया जाएगा। बनाओ अपनी तरफ से। सेल में चेकलिस्ट कैसे बनाओगे, आर सेल आर प्रॉपर्टी रिकॉर्डेड, आर सेल इनवॉइसेस आर serially numbered, आर सेल इनवॉइस आर properly valued, आर द रेट applied on the sale value are appropriate, are sale recorded in the proper head, inter or interstate, are the collection has been made, is there a credit sale, are the correct entries posted in the debtors account। ये सारे आर लगाना मुझे कि ये चीज मुझे पूछनी है। ऐसा अपनी तरफ से बनेगा क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कितने भी, कोई एग्जांपल नहीं होते इसके। अपनी तरफ से आपको दिमाग लगा के बताना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं ना उसके आगे वेदर लगा देना, आर लगा देना और आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना, बस क्वेश्चन बन गया आपका। आया, हाँ फर्स्ट ईयर में हुआ एक, मैंने यहाँ पे दिया भी हुआ है मेरे ख्याल से, लास्ट में नहीं दिया हुआ कि उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हो उसमें जो आया हुआ है। ये एग्जाम्पल्स क्या था मैं। ओके, फिर इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, ये भी सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सीरीज ऑफ क्वेश्चन ही होते हैं जो फिलअप किसके द्वारा किए जाते हैं, मैनेजमेंट के द्वारा किए जाते हैं। यस नो नॉट एप्लीकेबल, ऑडिटर फिर को वेरीफाई करता है कि उन्होंने सही फिलअप किया है या गलत फिलअप किया है। और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस या क्वेश्चंस भेजोगे उनको, बताओ परचेज के लिए सेम है, ठीक है, कि परचेज सीरियल नंबर नहीं, परचेज इनवॉइस आ गया है नहीं आ गया, पेमेंट हो गई नहीं हो गई है, क्रेडिट परचेज है तो टर्म कितनी है, क्रेडिट पीरियड कितना है उसका, प्री नंबर्ड है या नहीं है, साइंड है या नहीं है, ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा परचेज हुई है या नहीं हुई है, वो सब देख लेगा वो उसमें। देन फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, नॉट रिप्रेजेंटेशन इट्स प्रेजेंटेशन, कंसाइज वे होता है किसी चीज को समझने का, फिर नैरेटिव एक्सप्लेनेशन को मिनिमाइज करता है, बर्ड आई व्यू होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा पूरे सिस्टम को अंडरस्टैंड करना हेल्प हो जाता है। अब कल प्रतिभा ने मुझसे एक डाउट पूछा था, सर हाउ द कंप्रहेंशन इज ए डिसएडवांटेज, मतलब कंप्रहेंड नहीं कर पा रहा हूँ, डिसएडवांटेज कैसे है, वो इस कंपैरिजन में दिया हुआ है प्रतिभा। जैसे फ्लो चार्ट है, इसमें क्या बोला, ये बर्ड आई व्यू होता है तो हम जल्दी से किसी भी लार्ज चीज को समझ सकते हैं, राइट, बट अगर नैरेटिवली लगाएंगे तो पूरा समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वो तो मैं एक नजर में पूरा सिस्टम समझ सकता हूँ, बट अगर मैं पन्ने पलटता रह जाऊंगा तो शायद मैं 100 वाले पेज तक के पहला वाला पेज भूल जाऊं कि क्या था उसमें। जैसे बर्ड आई व्यू इज प्रेफरेबल। ओके, और इनमें से सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, ये याद रखना। देन अवर पॉइंट इज ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, सुनना ध्यान से। एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट बेसिकली रेफर टू बिजनेस इन्वायरमेंट वेयर प्रोसेस, ऑपरेशन, अकाउंटिंग, डिसीजन कैरिड आउट बाय कंप्यूटर सिस्टम, जहां पे सारी चीजें ही कंप्यूटर सिस्टम से होते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। की फीचर्स क्या होते हैं इन्वायरमेंट की, मतलब फीचर्स क्या होते हैं ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड कैसा होता है, मतलब इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट इज, इसमें एबिलिटी होती है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो प्रोसेस कर सकता है। एक्यूरेसी होती है, इंटीग्रेशन होता है बिजनेस ऑपरेशंस में आपस में, सिक्योरिटी होती है बेटर, फिर ह्यूमन एरर थोड़े से कम होते हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और नेटवर्किंग कैपेबिलिटी भी होती है। देन अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग करना, फैक्टर्स टू बी टेक इनटू कंसिडरेशन टू इवैल्यूएट द, you have to understand the information, नहीं, to evaluate the automated environment। क्या क्या चीजें हम अंडरस्टैंड करेंगे उसमें, फर्स्ट इज देयर इंफॉर्मेशन सिस्टम, देयर पर्पस, देयर आर्किटेक्चर, देयर वर्जन, देयर इंटरफेसेस विद अदर ऑपरेशंस, इन हाउस है या पैकेज है,
आउटसोर्स एक्टिविटी कैसे उसको रिपेयर मेंटेनेंस की, और की पर्सन कौन है जो उसको संभालते हैं। ओके, देन अवर कंसेप्ट इज रिस्क अराइजिंग फ्रॉम आईटी सिस्टम। मतलब सीए पैनल में मोस्ट एमर्जिंग टॉपिक है ये कि कौन कौन से रिस्क आईटी से यूज होते हैं, मतलब आते हैं, एमर्ज होते हैं। फर्स्ट इज, कई बार होता है कि गलत डेटा प्रोसेस हो जाता है, कई बार होता है अनऑथराइज एक्सेस हो जाता है, कई बार चेंज हो जाता है, कई बार एक्सेसिव एक्सेस हो जाता है, लिमिट मैंने किसी और की लगाई हुई है बट उसको एक्सेस कोई और कर रहा है। फिर सेग्रीगेशन ड्यूटीज कभी कभार नहीं होती, चेंजेस कर देते हैं कई बार लोग, कई बार डेटा लॉस हो जाता है, या फिर चेंज करना हो और सिस्टम हैंग हो गया और वो चेंज हो ही नहीं पाता। तो ये सारे क्या हैं, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम आईटी सिस्टम। एक बहुत ही ना आसान सा और ऐसा क्वेश्चन है जो अगर पेपर में आ गया तो 4 नंबर फ्री के देके जाएगा आपको। इंपैक्ट ऑन ऑडिट, इंपैक्ट ऑफ रिस्क बोलो फिर, इंपैक्ट ऑफ रिस्क ऑन चेकिंग, ऑडिट एंड कंट्रोल। चेकिंग पे क्या इंपैक्ट होगा रिस्क का, वो रिलाई नहीं करेगा किसी चीज के ऊपर और थ्रोली इसको दोबारा से करना पड़ेगा जिससे उसका बर्डन बढ़ जाएगा। कंट्रोल्स पे क्या इंपैक्ट करे होगा, वो पे रिलाई नहीं करेगा और उसको एडिशनल वर्क करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग पे क्या, उसको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। बस अब there are three types of automated controllers. First is general IT control. Second is manual control. Okay. Second is application control. Third is IT dependent manual control. जनरल आईटी कंट्रोल क्या होता है, जो काफी सारी एप्लीकेशन से रिलेट करता है और जो एप्लीकेशन कंट्रोल को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। अब जनरल आईटी कंट्रोल की जो एक्टिविटीज होती हैं वो इन चीजों के ऊपर होती हैं, डेटा सेंटर के ऊपर, प्रोग्राम चेंज के ऊपर, एक्सेस सिक्योरिटी के ऊपर, या फिर सिस्टम को एक्वायर करना, डेवलप करना या मेंटेन करने के ऊपर होती है। मतलब सुनो, जनरल आईटी कंट्रोल का जो कंट्रोल होता है वो किन किन चीजों के ऊपर होता है, डेटा सेंटर, प्रोग्राम चेंज, सिक्योरिटी मेंटेन करना, या कोई अगर नई वो आ रही है एप्लीकेशन वगैरह तो उसको किस तरह से लेके आना है। अब कंट्रोल ओवर डेटा सेंटर मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसे कंट्रोल्स हो, ऐसे डेटा सेंटर का ऑब्जेक्टिव हो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव हमारे अचीव होते रहे। डेटा सेंटर का हम इस तरह से करें कि हमारे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव वो कंप्लाई होते रहे। एक्टिविटीज क्या है इसकी बोलना, जो जैसे जैसे याद करवाया था। फर्स्ट इज बीसीपी एंड डीआरपी, सेकंड इज बैकअप, थर्ड इज मॉनिटरिंग ऑफ सिस्टम, बैच जॉब, मॉनिटरिंग एंड ओवरऑल मैनेजमेंट। इन चीजों के ऊपर डाटा सेंटर ध्यान रखता है। देन प्रोग्राम चेंज, वन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल। तो क्या इसकी क्या एक्टिविटी है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर प्रोग्राम चेंज हुआ है तो स्टिल चेंज होने के बावजूद भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव कंप्लाई होते रहे। इसकी एक्टिविटीज क्या है, प्रोसेस चेक करना, रिकॉर्डिंग करना चेंज को, ट्रैक करना कि चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, चेंज करना एक्चुअल में, और चेंज को टेस्ट करना। फिर सिक्योरिटी के ऊपर काम होता है इसका कि सिक्योरिटी इस तरह से बनाई गई हो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव हमारे मेंटेन रहे। अब सिक्योरिटी में किन किन चीजों के ऊपर सिक्योरिटी होती है उसकी, डाटा सिक्योरिटी हो गई, ठीक है, ऑपरेशन सिक्योरिटी हो गई, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गई, फिजिकल सिक्योरिटी हो गई, एप्लीकेशन सिक्योरिटी हो गई, सिक्योरिटी किस तरह से लगाई जाएंगी उसकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हो गई। देन एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, किस तरह से डेवलप किया जाएगा ये भी कंट्रोल हमारा जनरल आईटी कंट्रोल संभालता है। और जो भी सिस्टम नया आ रहा है, डेवलप हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, वो ऐसा होना चाहिए कि डेवलप होने के बाद, मेंटेन होने के बाद उसके जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लाई होते रहें। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एक्विजिशन का, सबसे पहले इनिशिएशन, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्ट द चेंज। देन एप्लीकेशन कंट्रोल, एप्लीकेशन में दोनों कंट्रोल्स आते हैं, ऑटोमेटेड भी आ सकते हैं और मैनुअल भी आ सकते हैं, जो प्रोसेस लेवल पे आएगा। ये वैसे एमसीक्यू लेवल पे कम आते हैं, करेक्ट में तो बहुत बार आ चुका है ये, दैट क्या एप्लीकेशन कंट्रोल में सिर्फ ऑटोमेटेड आते हैं, नहीं, इट कैन कवर मैनुअल ऑल्सो, और जो कि एप्लीकेशंस के अंदर जुड़े हुए होते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं, एडिट चेक हो गया, कल मैंने एग्जांपल दिया था इसका कि कोई बंदा एडिट ही ना कर पाए, वो भी जैसे पीडीएफ में एडिट करने का ऑप्शन नहीं होता, वो भी एप्लीकेशन कंट्रोल है। सीक्वेंस नंबर चेक की जो भी एंट्री में डालूंगा वो सीक्वेंस में ही डलेगी, या फिर लिमिट चेक कितने बंदे ही जुड़ सकते हैं, मैंडेटरी डाटा फील्ड स्टार मार्क होते हैं रेड कलर के तो आपको भरने ही भरने हैं। आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल, ऐसे मैनुअल कंट्रोल
या फिर ये बोलो जो आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल होते हैं, नहीं मैनुअल कंट्रोल ही होते हैं। कौन से कंट्रोल होते हैं ये? मैनुअल कंट्रोल्स। बट ये डाटा कौन सा यूज करते हैं? जो आईटी से निकल के आता है। समझे? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, उसमें एमसीक्यू आ सकता है ये कि आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल जनरली ऑटोमेटेड होते हैं, बट वो यूज कौन सी रिपोर्ट करते हैं? जो मैनुअल से आती है। करेक्ट है ये? नहीं, इसके ऑपोजिट आएगा। तो ध्यान रखना स्टेटमेंट क्या दी गई है नेहल, ध्यान रखना क्वेश्चन में कि ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जो मैनुअल ही होते हैं, बट ये यूज कौन से डेटा करते हैं? जो आईटी से निकलता है, उसको बोलते हैं आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल। और दोनों कंट्रोल हमारे रिलेटेड होते हैं। अगर जनरल इफेक्टिव हुआ तो हम कह सकते हैं कि शायद एप्लीकेशन भी इफेक्टिव ही होगा। अब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं? सामने देखो, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड रीपरफॉर्मेंस। आपको पता है सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? इंक्वायरी प्लस रीपरफॉर्मेंस। बट उसको क्रिटिसाइज किया गया है टाइम कंज्यूमिंग की वजह से और कॉस्टली की वजह से, तो इट्स बेटर, द बेस्ट इज इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन। अब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को टेस्ट करना है, कैसे टेस्ट करेंगे? देख लेंगे हम किस तरह से ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रही है, किस तरह से यूजर ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहा है, और कॉन्फ़िगरेशन भी उसका इंस्पेक्ट हम कर सकते हैं। अब जो हमारी एंटिटी है ना, वो कौन-कौन से कंट्रोल्स लगा सकती है? 2 ही कंट्रोल होते हैं अभी ओवरऑल, तो मैनुअल या फिर ऑटोमेटेड। फिर ऑटोमेटेड के 3 होते हैं वैसे तो, पर एंटिटी चाहे तो मैनुअल भी लगा सकती है, एंटिटी चाहे तो ऑटोमेटेड भी लगा सकती है, और एंटिटी चाहे तो दोनों भी लगा सकती है। बट मैनुअल वो कब लगाएगी? जहाँ पे नॉन रेकरिंग हो। सेकंड मतलब जहाँ पे वो जो ट्रांजेक्शन है वो जल्दी-जल्दी ना होती हो, मतलब उनका कोई प्रोसेस ना हो, ऑर्डिनरी कोर्स में ना हो, तो वहाँ पे मैनुअल ही डालनी पड़ती हैं। जहाँ पे एरर्स डिफिकल्ट टू डिफाइन हो, मतलब ऑटोमेटेड एरर्स डिफाइन नहीं कर सकता। फिर ऑटोमेटेड में आज तक वो चीज़ आई ही नहीं है आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑटोमेशन। देन मॉनिटरिंग ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल, या फिर मुझे ऑटोमेशन को देखना है कि वो सही है या गलत है, तो ऑटोमेशन के ऊपर भी ऑटोमेशन में लगाऊंगा? नहीं, ऑटोमेशन के ऊपर कौन सा लगाऊंगा? मैनुअल। वेरी गुड। अब हमारा आता है कि कौन सा कंट्रोल हमारा मैनुअल लगेगा और कहाँ-कहाँ पे प्रेफरेबल है कि मैनुअल लगाना ही सही है। पहला, जहाँ पे रेकरिंग हो, अच्छा देखो ऊपर नॉन रेकरिंग था, नॉन रेकरिंग में कौन सा लगा? मैनुअल। नॉन रेकरिंग में मैनुअल लगा, रेकरिंग में कौन सा लगेगा? ऑटोमेटेड बस। और ऊपर वाला पॉइंट था कि अगर आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल हो तो वहां पे मुझे मैनुअल लगाना पड़ेगा, बट अगर विद इन द कॉम्पिटेंस हो तो बस ऑटोमेटेड बात है। फिर ऑडिट अप्रोच क्या है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की? फर्स्ट इज रिस्क असेसमेंट, सेकंड इज अंडरस्टैंड करना, थर्ड इफेक्टिवनेस चेक करना, एंड फोर्थ इज रिपोर्टिंग। रिस्क को असेस करते टाइम क्या क्या देखेंगे हम? अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, एफएसए, देन लाइकली सोर्स ऑफ मिस्टर और आईटी से कितना रिस्क आ सकता है ये हम चेक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड, अंडरस्टैंड हम करेंगे, किस चीज से अंडरस्टैंड करेंगे? फ्लो चार्ट नैरेटिव से, मैट्रिक्स से, वॉक थ्रू करके कर लेंगे, और आईटी और एप्लीकेशन कंट्रोल को हम वेरीफाई अंडरस्टैंड करेंगे। इफेक्टिवनेस कैसे चेक करेंगे हम? सैंपल करके और स्प्रेडशीट से, या फिर रिलायबिलिटी चेक करके, या फिर एक्सटेंट को देखिए कितना एक्सटेंट तक मुझे चेक करना है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। फिर रिपोर्टिंग, डेफिशिएंसीज इवैल्यूएट करेंगे, सिग्निफिकेंट देखेंगे हमें कितनी इसमें से रेमेडी इन एक्शन लिया है या नहीं लिया है। फिर मैनेजमेंट लेटर में रिपोर्ट करके हम ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई वगैरह जो भी करना है हम कर देंगे। सो दिस इज द अप्रोच ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। आफ्टर दैट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दैट इज डाटा एनालिटिक्स, मतलब अगर हम किस सॉफ्टवेयर के यूज करते हैं that used to capture vast amount of data that gives us the meaningful result, मतलब काफी सारे डाटा हम डालते हैं जो मीनिंगफुल रिजल्ट देगा। जैसे हमने 10,000 यूनिट्स उसमें डाल दी, हमने बोला कि सैंपल निकाल के दो मुझे, तो वो क्या है? डाटा एनालिटिक्स। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं? कंप्लीटनेस को चेक करना, सैंपल को सिलेक्ट करना, बैलेंस को रिकम्प्यूट करना, मैथमेटिकल चेक करना, जर्नल एंट्रीज को इन्वेस्टिगेट करना, एनालिसिस करना, फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करना, और इंपैक्ट को देखना कि उसका कितना इंपैक्ट हुआ है। डिजिटल ऑडिट, मतलब आज के टाइम पे जो एंटिटीज है ना वो अपने आप को डिजिटलाइज कर रही हैं, तो इसलिए ऑडिटर को भी डिजिटलाइज होना पड़ेगा, उसको कुछ डिजिटल सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे दैट मेक द ऑडिट प्रोसेस
स्मूथ एंड इफेक्टिव। अब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बेनिफिट्स क्या होंगे? रिलायबिलिटी, इफेक्टिव एफिशिएंसी, कंप्लायंस लो रेगुलेशन एंड प्रिवेंट डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, एक आध और ले सकते हो, और ये आप रीड कर लेना कि कौन सी कंपनी को लगाना जरूरी है। रिस्क को हमें कैसे डॉक्यूमेंट करना है? हाउ टू डॉक्यूमेंट द रिस्क। डिस्कशन जो हुई है रिस्क को लेके वो डॉक्यूमेंट करनी है, कि एलिमेंट्स जो हमने लगाए हैं अंडरस्टैंड करने के लिए वो डॉक्यूमेंट करने हैं, ROMM कितना है वो रिस्क करना है, और फिर रिस्क आइडेंटिफाइड एंड रेटेड कंट्रोल अबाउट विच ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड एंड अंडरस्टैंडिंग, और कौन कौन से रिस्क आइडेंटिफाइड हुए हैं और रेटेड कंट्रोल्स उसको मिटिगेट करने के लिए क्या लगाए गए हैं वो भी ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे। अब आता है वो पॉइंट जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा। बस ये चैप्टर अपना आखिरी सांसें ले रहा है। बी अटेंटिव, ये जो अगले 3 पेज है उनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये श्योर है बिल्कुल, समझे। अगर ऑडिटर को कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं, एक्सेप्शंस मिलती हैं, तो ऑडिटर क्या स्टेप्स लेगा? फर्दर क्या देखेगा ऑडिटर? आर देयर एनी वीकनेसेस, उनका इंपैक्ट, उनका सिग्निफिकेंट और उनकी रिपोर्टिंग, ये 4 चीज ऑडिटर देखेगा। ओके, अब आता है हमारे ऐसे 330। पूरा चैप्टर जो अभी तक हमारा हुआ इतने पेजेस में वो था सिर्फ ऐसे 315। अब कौन सा पढ़ेंगे हम? 330, मतलब जो हमने 315 में ये नहीं किया है उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। 330 डील किस में करता है? रिस्पॉन्स देने में और एफएपी डिजाइन करने में। अब देखो, अगर हमें एफएपी डिजाइन करना है तो ऑडिटर क्या करेगा? रीजन देखेगा कि लाइकलीहुड कैसे मिसस्टेटमेंट की, रिस्क देख लेगा, और मोर परवेसिव ऑडिट एविडेंसेस लेने के लिए ऑडिटर एफएपी डिजाइन करेगा। मतलब अगर ऑडिटर को एफएपी डिजाइन करने हैं तो उसके लिए ऑडिटर लाइकलीहुड देखेगा कि और कितनी मिसस्टेटमेंट ऐसे हो सकती हैं, उनका इफेक्ट कैसा है, उनमें रिस्क कितना है, और कितने परवेसिव ऑडिट एविडेंसेस मुझे लेने हैं, उस हिसाब से उसको एफएपी लगाने पड़ेंगे। निखिल समझ आ रहा है? देन टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये था पहले वाई, मतलब क्यों करना है, देन हाउ कि कैसे करना है, एंड देन एक्सटेंट कैसे डिटरमाइन होगा, और ये क्या था हमारा इंक्वायरीज। अगर उसमें लूप होल आया तो क्या इंक्वायरीज मुझे लेनी पड़ेंगी। पहले पढ़ते हैं कि क्यों करना है हमें कंट्रोल को टेस्ट, ताकि हमें रिलायंस मिल जाए और या फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर्स हमें एविडेंसेस ना दे रहे हो, इसीलिए मुझे कंट्रोल्स को टेस्ट करना पड़ेगा। हाउ कैसे करेंगे हम? प्रोसीजर्स लगा के और इनडायरेक्ट कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को चेक करके, ये देख के कि किस तरह से अप्लाई हुआ है, उसकी कंसिस्टेंसी देख के किसने अप्लाई किया है, किस तरह से वो अप्लाई किया है, इससे मुझे पता चल जाएगा कि किस तरह से मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक करना है और सही है सही नहीं है। और कितना चेक करना है, ऊपर क्या हुआ चेक करना है, कितना चेक करना है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे, लेंथ ऑफ टाइम पे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन पे। जैसे मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ज्यादा ही डेविएटेड होगा वो, तो मुझे चेक भी ज्यादा करना पड़ेगा। फिर रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंसेस रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस, मुझे कितने एविडेंसेस मिल चुके हैं कि चीज इफेक्टिव है। और फिर टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स, अगर प्रभुति अगर अदर कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, मतलब जनरल कंट्रोल्स इफेक्टिव है, तो एप्लीकेशन कंट्रोल को कितने एक्सटेंट तक वेरीफाई करूंगा मैं? कम एक्सटेंट तक। डन और नॉट? बोलो, समझे। अब पॉइंट आता है टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। पर्टिकुलर टाइम पे भी कर सकते हैं, थ्रू आउट द ऑडिट भी कर सकते हैं हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल। फिर यूजिंग द एविडेंसेस इन प्रीवियस ऑडिट, प्रीवियस ऑडिट में जो मैंने एविडेंसेस लिए थे वो इस ईयर में डॉक्यूमेंट कर इस ईयर में यूज करने या नहीं करने, वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज उनकी इफेक्टिवनेस पर, पिछले साल कितना रिस्क राइज हुआ था उस पर, उन कंट्रोल्स कितने इफेक्टिव हैं, क्या मैंने मैनेजमेंट को चेंज करने के लिए बोला था बट मैनेजमेंट ने कोई भी चेंज नहीं किया, या फिर कितना उनके अंदर रिस्क पाया गया है। ठीक है, देख लेना, ओवरऑल सा टॉपिक है। देन स्पेसिफिक इंक्वायरीज, स्पेसिफिक इंक्वायरीज क्या क्या लेंगे, मतलब कंट्रोल्स में अगर डेविएशंस डिटेक्ट हो जाती हैं तो क्या क्या स्पेसिफिक इंक्वायरीज हम लेंगे। क्या बोला मैंने आपको? सुनो, बच्चे ना कंफ्यूज किस में होते हैं कि जो फाइंडिंग्स मिलती है ना तो क्या होगा वो देखिए आगे, आर देयर एनी वीकनेसेस ये सब, बट अगर कंट्रोल्स डेविएटेड हो तो स्पेसिफिक इंक्वायरी वो क्या लेगा? सबसे पहला, क्या मुझे एडिशनल टेस्ट और परफॉर्म करने हैं, क्या मुझे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स यूज करने हैं, या फिर क्या मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो मैंने परफॉर्म किए हैं वो एप्रोप्रिएट बेसिस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं या
नहीं कर रहे हैं। देन क्यू मतलब प्रोसीजर मुझे क्यों लगाने हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द आरओएमएम ऑडिटर को एफएपी डिजाइन करने हैं ताकि ये उसको पता चल जाए कि जो रिस्क ऑफ असेसमेंट है ना वो तो सिर्फ जजमेंटल था, अंडरस्टैंडिंग था, मिस स्टेटमेंट है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा, उसको आइडेंटिफाई करके ही पता चलेगा। इसलिए मुझे उस पर एक्शन लेना जरूरी है, इंक्वायरीज करनी जरूरी है। सुनो ध्यान से, जब हम एविडेंसेस मिल जाते हैं कि कंट्रोल्स डेविएटेड हैं तो हमें क्यों स्पेसिफिक इंक्वायरीज लेनी है, क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट 315 एक जजमेंटल है और वो हमें सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं देता है। तो सफिशिएंट एविडेंस लेने के लिए मुझे उनकी स्पेसिफिक इंक्वायरी लेनी पड़ेगी। और वो इंक्वायरी क्या है, पॉइंट ये आया है कि एडिशनल टेस्ट जरूरी है और कितने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हमें लगाने हैं और क्या जो हमने लगा रखा है वो हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट बेसिस प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। और एफएपी कितने में डिजाइन करने हैं वो डिपेंड करता है, या तो सिर्फ एपी या टीओडी या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 3। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई।